जीवन में यदि हो गई किसी मोड़ पर हार, बिना शर्त करना उसे सहर्ष ही स्वीकार। कोशिश कभी ना छोड़ना, गलती करना ठीक, यही जीत का मंत्र है, मिलती विजय अपार। सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हमारे ओपी मैथ्स चैनल में जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में एक हफ्ते में करेंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन का वीडियो प्रतिदिन अपलोड कर रहे हैं। जो छात्र एवं छात्राएं नए हैं वे लोग घंटी वाले ऑप्शन पर जाकर ऑल को क्लिक कर लें, जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। आज हम भारतीय इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराने वाले दक्षिण के राजा का क्या नाम था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है राजा चोल, और ऑप्शन नंबर बी दिया है कृष्णदेव राय, और ऑप्शन नंबर सी दिया है पुलकेशिन द्वितीय, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पुलकेशिन प्रथम। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया, तब उसने दक्खन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगा। उसने 630 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। ऐहोल शिलालेख में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में भारत आया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है हेनसांग, ऑप्शन नंबर बी दिया है फायान, और ऑप्शन नंबर सी दिया है इत्सिंग, और ऑप्शन नंबर डी दिया है चांग काई। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हेनसांग। हेनसांग एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था, जो राजा हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। वह 630 ईस्वी में आया था और वह 15 वर्षों तक रहा। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज और नालंदा जैसे मठों में
हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। वह बौद्ध साहित्य के 657 ईसा पूर्व हीनयान सूत्र, भाष्य और अनुशासनात्मक नियम, महायान ग्रंथ और भाष्य और तर्क तथा व्युत्पत्ति पर कुछ ग्रंथों को चीन ले गया। फाहियान महान बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी भिक्षु था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत आया था। वह लुम्बिनी की यात्रा के लिए जाना जाता है। फाहियान सून यून एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह बौद्ध महारानी हु के शासनकाल, जो उत्तरी वेई राजवंश से संबंधित है, के दौरान वेई हुई झंग फाली और झंग फौज के साथ 518 ईस्वी में भारत आया था। उसने उत्तर पश्चिमी भारत में स्वात घाटी का दौरा किया और गंधार वंश के बारे में लिखा। इत सिंह एक चीनी यात्री था। वह बौद्ध धर्म के सिलसिले में भारत आया था। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रख्यात भिक्षुओं के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं, हर्ष काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध महायान बौद्ध धर्म केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है विक्रमशिला और ऑप्शन नंबर बी दिया है तक्षशिला और ऑप्शन नंबर सी दिया है नालंदा और ऑप्शन नंबर डी दिया है राजगृह। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान में बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आया था चीनी यात्री हेनसांग तथा इत्सिंग।
की यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। अब प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। अगला प्रश्न हम लेते हैं। हर्षकालीन दरबारी कवि वाड भट्ट ने किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है हर्ष वृत्तांत और ऑप्शन नंबर बी दिया है रत्नावली और ऑप्शन नंबर सी दिया है हर्षचरित और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हर्षचरित। बाण भट्ट दरबारी कवि थे। उनके प्रभावशाली लेखन को कादंबरी, हर्षचरित जैसी विभिन्न पुस्तकों में शामिल किया। जो कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ज्ञान पर संस्कृत और भाषा की शिक्षा को इस महाकाव्य बाण भट्ट की पुस्तक के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है। हर्षचरित में वृद्ध राजा हर्ष के समय के जीवन काल इतिहास का गहन वर्णन है। बाण भट्ट की कादंबरी पुस्तक में रूमा नियम का स्वाद समाहित है। यह पुस्तक 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बाणा भट्ट द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन इसे प्रसिद्ध संस्कृत इतिवृत्त लेखक द्वारा पूरा नहीं किया गया था। कादंबरी पुस्तक को बाद में दरबारी कवि के पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया। बाण भट्ट की प्रसिद्ध रचनाओं में हर्षचरित, कादंबरी, चंडिका शतक, पार्वती परिणय और कुछ अन्य शामिल है। बाणा भट्ट की पुस्तकें और बाणा भट्ट की रचनाएं में से प्रत्येक का पुरातात्विक अध्ययन और समझ के साहित्य क्षेत्र में एक विशेष स्थान है। बाण भट्ट उत्तरी क्षेत्र के राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। अध्ययन के विश्लेषण से इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि हर्ष की संस्कृति के इस महान कवि पर कितनी निर्भरता थी। अगला प्रश्न हम लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पल्लव, ऑप्शन नंबर बी दिया है चालुक्य, ऑप्शन नंबर सी दिया है चोल
और ऑप्शन नंबर डी दिया है चंदेल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय ने बादामी के चालुक्यों पर शासन किया, जो एक भारतीय शाही राजवंश था जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईसा पूर्व तक शासन किया, ईस्वी तक शासन किया। उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने उनके अभियानों, उनकी जीत के वृत्तांत लेख और ऐहोल के एक स्तवन लिखा, जिसे ऐहोल शिलालेख कहा जाता है। ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया सबसे प्रसिद्ध लेख है। शिलालेख में बताया गया है कि कैसे पराक्रमी हर्ष को पुलकेशिन ने पराजित किया और पराजय के अपमान का सामना करने पर अपने हर्ष को खो दिया। पल्लवों पर चालुक्यों की विजय और ऐहोल शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा राजधानी को ऐहोल से बादामी में स्थानांतरित करने का भी उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश की राजधानी थी। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बादामी, ऑप्शन नंबर बी दिया है कांची, ऑप्शन नंबर सी दिया है मदुरै और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बादामी। भारत के कर्नाटक राज्य में ऐहोल को भारतीय वास्तुकला का उद्गम कहा जाता है। यह चालुक्यों की पहली राजधानी थी, जहां उन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कई मंदिरों का निर्माण किया था। बाद में 543 ईस्वी में पुलकेशिन फर्स्ट द्वारा राजधानी को बादामी में बदल दिया। भारत के कर्नाटक राज्य में ऐहोल को भारतीय वास्तुकला का उद्गम कहा जाता है और यह चालुक्यों की पहली राजधानी थी, जहां उन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कई मंदिरों का निर्माण किया। बाद में 543 ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम द्वारा राजधानी को बादामी में बदल दिया गया। यह 543 ईस्वी से 755 ईस्वी तक चलता रहा। पुलकेशिन चालुक्य वंश का संस्थापक था। उसने वातापी या बादामी की राजधानी के रूप में एक छोटे से राज्य की स्थापना की। पश्चिमी चालुक्यों ने लगभग 2 शताब्दियों तक दक्कन में एक विस्तृत क्षेत्र पर शासन किया। पश्चिमी चालुक्यों ने लगभग 2 शताब्दी तक विस्तृत राज किया। इनकी प्रमुख शाखाएं थी वेंगी के पूर्वी चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। कीर्तिवर्मन चालुक्य शासकों में अंतिम शासक था।
उन्हें राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, वर्धन साम्राज्य की नींव डाली। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कृष्णदेव और ऑप्शन नंबर बी दिया है अमोघ मित्र और ऑप्शन नंबर सी दिया है पुष्यभूति और ऑप्शन नंबर डी दिया है सौभूति। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पुष्यभूति। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में एक बार फिर राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल हो गई। संपूर्ण उत्तरी भारत में सार्वभौम शक्ति समाप्त हो गई। सार्वभौम शक्ति के अभाव में महत्वाकांक्षी लोगों ने विभिन्न छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना करना आरंभ कर दिया। इसी समय वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति ने हूण एवं मगध राज्य के मध्य एक नवीन राज्य थानेश्वर की स्थापना की। थानेश्वर राज्य के शासकों का वर्णन मधुवन प्रशस्ति से प्राप्त होता है। राजकीय मुहरे और अभिलेख से ज्ञात होता है कि महाराज नरवर्धन और महाराज राजवर्धन, महाराज आदित्यवर्धन इस वंश के प्रमुख शासक हुए। बाण ने इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति के उत्तराधिकारियों का उल्लेख न करके सीधे प्रभाकर वर्धन का उल्लेख किया है। बाण ने ऐसा संभवतः इसलिए किया है क्योंकि प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के पिता का नाम था। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है राजवर्धन और ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रभाकर वर्धन और ऑप्शन नंबर सी दिया है नरवर्धन और ऑप्शन नंबर डी दिया है आदित्यवर्धन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रभाकर वर्धन। ईसा की 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था थानेश्वर। थानेश्वर में राजा प्रभाकर वर्धन राज करते थे। वे वीर, पराक्रमी और योग्य शासक थे। राजा प्रभाकर वर्धन ने महाराज के स्थान पर महाराजधिराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। राजा प्रभाकर वर्धन 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मालवों, गुर्जरों और हुड़ों को पराजित कर चुके थे, किंतु राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा पर प्रायः हुड़ों के छूट-फूट उपद्रव होते रहते थे। राजा प्रभाकर वर्धन की रानी का नाम यशोमती था। रानी यशोमती के गर्भ से जून
590 ईस्वी में एक परम तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में राजा हर्षवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। हर्षवर्धन का राज्यवर्धन नाम का एक भाई भी था। राज्यवर्धन हर्षवर्धन से 4 वर्ष बड़ा था। हर्षवर्धन की बहन राजश्री उसने लगभग 1.5 वर्ष छोटी थी। इन तीनों भाई बहनों में प्रगाढ़ प्रेम था। अगला प्रश्न हम लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराया। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नरसिंह वर्मन, ऑप्शन नंबर बी दिया है विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी दिया है महेंद्र वर्मन और ऑप्शन नंबर डी दिया है परमेश्वर वर्मन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह वर्मन। चालुक्य वंश के प्रसिद्ध सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लवों से वातापी को पुनः प्राप्त किया और चालुक्य शक्ति को बहाल किया। पुलकेशिन द्वितीय की अन्य उपाधियां भट्टारक और महाराजाधिराज थी। कीर्तिवर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय का पिता था। वह कर्नाटक में वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के शासक थे। कीर्तिवर्मन प्रथम पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था। कीर्तिवर्मन प्रथम ने वर्तमान कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन प्रथम का संबंध किस वंश से था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है चालुक्य, ऑप्शन नंबर बी दिया है चोल और ऑप्शन नंबर सी दिया है पल्लव और ऑप्शन नंबर डी दिया है पांड। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पल्लव। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम कांची के पल्लव वंश का राजा बना। वह अपने काल का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और जिसके समय में पल्लव शक्ति तथा प्रतिष्ठा का विस्तार हुआ। नरसिंह वर्मन के पिता महेंद्र वर्मन प्रथम को परास्त कर पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज्य के उत्तरी भाग पर अपना अधिकार कर लिया। चालुक्य सेनाएं अब भी पल्लव राज्य में विद्यमान थी और नरसिंह वर्मन के राजा बनते ही पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः पल्लव राज्य पर आक्रमण कर दिया। नरसिंह वर्मन ने उसे 3 युद्धों में बुरी तरह से परास्त किया। कूरम अभिलेख में नरसिंह वर्मन की इस सफलता का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार
उसने सहस्त्रबाहु कीर्तिवीर के समान अतुल पराक्रम दिखाते हुए परियाल, सूरमार तथा मणिमंगलम के युद्धों में पुलकेशिन को पूर्ण रूपेण पराजित किया तथा उसकी पीठ पर विजयाक्षर अंकित कर दिया। अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर उसने पुलकेशिन के राज्य पर प्रतिक्रियात्मक अभियान किया। उसने एक सेना अपने सेनापति सिरुतोड के नेतृत्व में प्रेषित की। 642 ईस्वी में पल्लव सैनिकों ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया तथा पुलकेशिन लड़ता हुआ मारा गया। आज का प्रश्न यही तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।